वेलकम टू NCERT जोन। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 7th के हिंदी की बुक है वसंत भाग 2। इसके 4th चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे। 4th चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हैं हम उसके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है कठपुतली और इसे लिखा है भवानी प्रसाद मिश्र ने। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी के बारे में, जो कि ये जो कविता है इसके लेखक हैं ये भवानी प्रसाद मिश्र। हिंदी भाषा के महान लेखक श्री भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 29 मार्च सन 1913 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के टिगरिया गांव में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? भवानी प्रसाद मिश्र जी का 29 मार्च 1913 को मध्य प्रदेश के यानी कि MP के होशंगाबाद एक ज़िला है, वहाँ के टिगरिया गांव में हुआ था। वो कविता, निबंध, संस्मरण और बाल साहित्य लेखन में निपुण थे। यानी कि वो क्या क्या लिखा करते थे? कविताएं लिखते थे, निबंध एसेज लिखते थे, संस्मरण और बाल साहित्य यानी कि बच्चों के लिए कहानियां लिखा करते थे, पुस्तकें लिखा करते थे, बाल साहित्य। इनकी प्रमुख रचनाओं में चकित है, दुख, इनकी जो रचनाएं थी यानी इन्होंने जो कार्य किए थे उनमें से कुछ यहाँ पे नाम दिए गए हैं। जैसे इन्होंने लिखा था चकित है दुख, नीली रेखा तक, तुकों का खेल, अंधेरी कविताएं इत्यादि। तो ये संक्षिप्त में हमने जाना भवानी प्रसाद मिश्र जी के बारे में। अब बात करते हैं कठपुतली जो कविता है, ये 4th चैप्टर आपका है जिसका नाम कठपुतली है। ये एक पोएम है, कविता है। तो इसकी समरी जानते हैं कि ये कविता एक्चुअली है किस लिए, किस चीज़ के बारे में कवि ने बताने की कोशिश की है इस कविता के ज़रिए। तो देखिए, कठपुतली कविता में कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने कठपुतलियों के मन की व्यथा को दर्शाया है। मन की व्यथा यानी कि जो कठपुतलियाँ होती है उनके मन में बहुत सारे दुख होते हैं। तो कठपुतली से तात्पर्य क्या है यहाँ पे भवानी प्रसाद मिश्र जी का? आप ये सोचोगे कि कठपुतली तो निर्जीव होती हैं, उनमें तो जीवन होता नहीं है, तो उनके मन में कैसा व्यथा, उनके मन में कैसा दुख, उनके मन में कैसा इमोशन? क्योंकि जो इमोशंस है, जो फीलिंग्स है, वो तो सिर्फ और सिर्फ सजीव लोगों के अंदर होता है, जिनमें प्राण है उनके अंदर होता है, जिनमें कुछ जीवन है। लेकिन कठपुतलियाँ तो बस कठपुतलियाँ होती है, निर्जीव होती है। तो यहाँ पे कवि ने इस कठपुतली के माध्यम से इंसान को दर्शाया है। बहुत सारे इंसान ऐसे हैं हमारे आसपास, या फिर हम कह सकते हैं कि बहुत सारे इंसान ऐसे होते हैं जो किसी न किसी के इशारे पे नाचते रहते हैं। जैसे अपने हम समाज का अगर उदाहरण लें तो जो पत्नियां हो गई वो पति के इशारों पे नाचती हैं, बहुत सारे पति हैं वो पत्नियों के इशारे पे नाचते हैं, माताएं अपने पुत्रों को, पुत्रियों को नचाती है अपने इशारों पे, कुछ पुत्र पुत्रियाँ अपने माता पिताओं को अपने इशारे पे नचाते हैं, जो बॉस होता है वो अपने नौकर को अपने इशारे पे नचाता है। तो हर कोई इंसान किसी न किसी के अंदर में है, हर कोई इंसान किसी न किसी के वश में है। तो यहाँ पे जो कवि है भवानी प्रसाद मिश्र, इन्होंने कठपुतलियों का जो कंपैरिजन किया है, कठपुतलियों की तुलना की है, वो इंसानों से की है। यानी कि इंसान भी एक कठपुतली की ही भांति होती है। तो यहाँ पे हम पढ़ तो रहे हैं कठपुतली के बारे में, लेकिन आपको ध्यान में क्या रख के चलना है कि यहाँ पे कठपुतली की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे इंसान रूपी कठपुतली की बात हो रही है, क्योंकि इंसान भी किसी न किसी हाथों के कठपुतली होते हैं। ओके, ये सभी धागों में बंधे बंधे परेशान हो चुकी है। जो कठपुतलियाँ हैं वो धागों में बंधे बंधे परेशान हो चुकी हैं। इन्हें दूसरों के इशारों पर नाचने में दुख होता है ना। हर कोई इंसान आज़ाद रहना चाहता है, हर कोई इंसान फ्री रहना चाहता है, किसी के दबाव में नहीं रहना चाहता है। तो जो इंसान होते हैं जो किसी न किसी के दबाव में होते हैं वो फ्री होना चाहते हैं, धागों से छूटना चाहते हैं। इस दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली विद्रोह की शुरुआत करती है। एक कठपुतली जो होती है वो विद्रोह कर देती है, ठीक है, कि अब मुझे इस पराधीनता में नहीं रहना, अब मुझे किसी के अंडर में नहीं रहना, मुझे स्वाधीन होना है। तो देखिए यहाँ पे एक और चीज़ से आप तुलना कर सकते हैं। जैसे जब ब्रिटिश हमारे यहाँ पे आए थे, जब यहाँ पे ब्रिटिशों की सरकार थी, जब हम पे अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा कर लिया था, तो हम गुलाम हो गए थे। तो हम कैसे हो गए थे? हम बिल्कुल कठपुतली के ही भांति हो गए थे। हमें जैसा नचाया जाता था हम वैसा ही नाचते थे। तो फिर धीरे धीरे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे विद्रोह करना शुरू किया ना। तो वैसे ही यहाँ पे भी एक कठपुतली विद्रोह कर देती है। तो आप समझ रहे हैं ना कहानी को कहाँ से कहाँ जोड़ा है कवि ने। तो अन्य सभी कठपुतलियाँ भी उसकी बातों से सहमत हो जाती है ना। एक
किसी एक को तो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, किसी एक को तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना किसी न किसी क्रांति की। तो वहाँ पे एक क्रांति कर देती है, शुरुआत कर देती है, और बाकी भी सहमत हो जाते हैं कि हम भी आपके पीछे चलेंगे। जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं महात्मा गांधी जी का, भगत सिंह जी का, उसके अलावा बाल गंगाधर तिलक जी का, जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने इनिशिएटिव लिया और उनके पीछे पूरी जनता चल पड़ी कि हाँ अब हमें भी गुलाम नहीं रहना है, हमें अपने देश को, हमें अपने आप को आज़ाद कराना है। ओके, तो अन्य सभी कठपुतलियाँ भी उसकी बातों में सहमत हो जाती है और स्वतंत्र होने की चाह व्यक्त करती है। मगर जब पहली कठपुतली पर सभी की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वो सोच में पड़ जाती है। तो अब जो लीडर है, जिसने शुरुआत की कि मैं शुरुआत करूँगी, मैं आज़ाद करवाऊंगी सबको, तो अब जब सब सहमत हो जाते हैं तो वो सोच में पड़ जाती है। और क्या सोच में पड़ जाती है, यही इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें बताया है। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहली जो पद है कविता की वो है, कठपुतली गुस्से से उबली, बोली यह धागे क्यों है मेरे आगे पीछे आगे। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली यह धागे क्यों है मेरे पीछे आगे। इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। कठपुतली गुस्सा हो जाती है गुलामी सहते सहते, जैसे हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे और हम बहुत गुस्से में आ गए थे एक टाइम आने पे, और फिर हम ये सोचने लग गए थे कि ये जो धागे हैं, ये जो हम जंजीरों से बंधे हुए हैं, ये जो हम किसी के अंदर गुलामी कर रहे हैं, ये आखिर क्यों कर रहे हैं। इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर अकेला छोड़ दो। मैं फ्री होना चाहता हूँ या चाहती हूँ, आज़ाद होना चाहते हैं हम। ठीक है, तो कठपुतली कविता की इन पंक्तियों में कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने एक कठपुतली के मन के भावों को दर्शाया है। कठपुतली दूसरे के हाथों में बंद कर नाचने से परेशान हो गई है और वो सारे धागे तोड़कर स्वतंत्र होना चाहती है, फ्री होना चाहती है। वो गुस्से में कह उठती है कि मेरे आगे पीछे बंधे ये सभी धागे तोड़ दो और अब मुझे मेरे पैरों पर छोड़ दो। मुझे अब बंद कर नहीं रहना, मुझे स्वतंत्र होना है। अगले पंक्तियों को पढ़ते हैं। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। उसकी इन बातों को सुनकर अन्य जो कठपुतलियाँ थी वो भी बोली कि हाँ बहुत दिन हो गए, हमने अपने आप को नहीं सुना, हमने अपने मन के छंद को नहीं छुआ। अभी देखते हैं इस पंक्तियों का क्या मतलब है। भवानी प्रसाद मिश्र जी ने कठपुतली कविता की इन पंक्तियों में अन्य सभी कठपुतलियों के मन के भाव को दर्शाया है। पहली कठपुतली के मुंह से स्वतंत्र होने की बात सुनकर अन्य कठपुतलियाँ भी उससे कहती हैं कि हाँ हमें भी स्वतंत्र होना है, हमें भी अपने पैरों पर चलना है। काफ़ी दिनों से यहाँ इन धागों के बंधन में हम बंधे हुए हैं, अब हमें स्वतंत्र होना है, अब हमें आज़ाद होना है। ओके, अगले पंक्तियों को पढ़ते हैं। अगली पंक्ति है, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी यह कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। अब पहली कठपुतली ने बोल तो दिया कि स्वतंत्र होना है, बाकी कठपुतलियाँ मान भी गई, लेकिन अब वही कठपुतली पहली वाली सोचती है कि ये अचानक से मेरे मन को क्या हुआ, मेरे मन में यह ऐसी इच्छा क्यों जग गई। इतने दिन से तो मैं गुलाम थी, कभी मैंने नहीं सोचा, लेकिन अब मैं क्यों सोचने लग गई। ठीक है, कठपुतली कविता की अंतिम पंक्तियों में कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने पहली कठपुतली के मन के असमंजस के भावों को दिखाया है, यानी कि वो कन्फ्यूज्ड है। जब बाकी सभी कठपुतलियाँ पहली कठपुतली के स्वतंत्र होने की बात का समर्थन करती है तो पहली कठपुतली सोच में पड़ जाती है कि क्या वो सही कर रही है, क्या वो इन सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले पाएगी, क्या उसकी इच्छा जायज़ है। अंतिम पंक्तियाँ उसके इन्हीं मन भावों को समर्पित है। तो ये तो थी कविता और उसका अर्थ। अब बात करते हैं हम प्रश्न और उत्तर की। पहला प्रश्न है, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया। तो कठपुतली लंबे समय से धागों के बंधन में बंधी बंधी परेशान हो चुकी थी। उसे हमेशा दूसरों की उंगलियों के इशारों पे नाचना पड़ता था, इसलिए उसे गुस्सा आया और उसे इन बेड़ियों से स्वतंत्र होकर अपने पैरों पर चलना है, पराधीनता से छुटकारा पाना है। आज़ाद कौन नहीं होना चाहता, सबको आज़ादी बहुत प्यारी होती है, तो कठपुतली को भी यही चाहिए। और यहाँ पे आप सिर्फ उस कठपुतली को मत सोचिए, आप इंसान रूपी कठपुतली से तुलना करिएगा तो आपको उत्तर स्वयं ही मिल जाएगा। आप कल्पना कीजिए कि जिस तरीके से पिंजरों में, जिस तरीके से चिड़ियाघर में हम जानवरों को कैद कर देते हैं, वैसे अगर आपको कैद कर दिया जाए तो कैसा लगेगा। और रही बात समझने की, तो लॉकडाउन में आपको समझ में आ ही गया होगा कि जानवरों की ज़िंदगी कैसी होती होगी जो चिड़ियाघर में रहते हैं या किसी पिंजरे में रहते हैं। तो स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है। हमें तो 1 साल भी नहीं रहना पड़ा, लेकिन हम परेशान हो गए। तो उनका सोचिए, उन जानवरों का सोचिए जिनको पूरी ज़िंदगी किसी के इशारों पे नाचना पड़ता है, किसी और पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है।
कि खाने के लिए भी कोई और देगा। और तो छोड़िए, शेर को ले लीजिए, जंगल का राजा होता है वो। जंगल का राजा होते हुए भी जब वो चिड़ियाघर में होता है तो उसे अपने खाने के लिए, जो कि बिना शिकार किए नहीं खाता, उसे दूसरे के टुकड़ों पे पलना पड़ता है। तो कठपुतली को इसीलिए गुस्सा आया कि उसे स्वतंत्र होना है, उसे नहीं रहना किसी के अंदर, किसी की गुलामी नहीं करनी। बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न है, कठपुतली को अपने पाँवों पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी हो पाती, क्यों नहीं खड़ी होती? तो देखिए, अपने पाँवों पर खड़े होने की इच्छा होने के बावजूद खड़ी नहीं होती क्योंकि उसमें अपने पैरों पर खड़े होने की शक्ति नहीं है। केवल इच्छा के दम पर वह अपने पैरों पर खड़े होने का जोखिम नहीं उठा सकती, जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौरान हुआ था। सबको स्वतंत्र होने की चाह थी, लेकिन बंदूक के डर से, सज़ा के डर से, मरने के डर से कोई खड़ा नहीं हो पाता था। ठीक है, वो डर जाती है कि कहीं उससे या अन्य कठपुतलियों को कोई परेशानी ना हो जाए, किसी एक की गलती सबको ना भुगतना पड़ जाए। तो इच्छा होते हुए भी वह खड़ी नहीं होती। ठीक है, शक्ति नहीं होने का मतलब ये नहीं कि उसके पैरों में शक्ति नहीं है या पैरालाइज्ड हो गई है वो, नहीं। उसे डर है कि उसके इस चाह की सज़ा किसी और को ना मिल जाए। जालियांवाला बाग हत्याकांड तो आपको याद ही होगा। सभा में बहुत सारे लोग थे, लेकिन लीडर तो कुछ रहे होंगे। उन लीडर के कहने पे बहुत सारे लोग मीटिंग वहाँ पे कर रहे थे। उन्होंने हिम्मत करी कि इनके खिलाफ़ आवाज़ उठाई जाए, लेकिन उन्होंने क्या किया, आवाज़ को कुचल दिया। तो इसी डर से कठपुतली इच्छा होते हुए भी खड़ी नहीं होती। ठीक है, अगला प्रश्न है, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी? तो पहली कठपुतली की बात अन्य सभी कठपुतलियों को इसलिए अच्छी लगी क्योंकि वो भी स्वतंत्र होना चाहती थी। उन्हें भी अपने पैरों पर खड़ा होना था, अपनी इच्छा के अनुसार चलना था, पराधीन नहीं रहना था। पराधीन का मतलब होता है किसी और के अंदर नहीं रहना था। इसलिए उन्हें पहली कठपुतली की बात बहुत पसंद आई। अगले प्रश्न की बात करते हैं। पहली कठपुतली ने स्वयं कहा है कि ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। ठीक है, एक सेकेंड। मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई कि यह कैसी इच्छा मेरे मन में जगी? तो पहले तो वो कहती है कि मुझे स्वतंत्र होना है, फिर वो कहती है कि ये ऐसी इच्छा मेरे मन में क्यों जगी, क्या मैं सही कर रही हूँ? तो ऐसा उसने क्यों विचार किया? तो आपके पास कुछ लाइंस हैं कि उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी, उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी, या वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने का उपाय सोचने लगी, या फिर वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। इनमें से क्या वो सोचने लग गई? तो देखिए, पहली कठपुतली ने अपनी इच्छा तो व्यक्त कर दी कि मुझे स्वतंत्र होना है, लेकिन बाद में उसे अपनी जिम्मेदारी महसूस होती है, ये वाली जिम्मेदारी महसूस होती है कि क्या मैं सबको आज़ाद करा पाऊँगी, क्या मुझ में इतनी क्षमता है कि मैं सबको स्वतंत्र करा पाऊँगी। अकेले स्वतंत्र होना एक अलग बात है तथा दूसरों को भी स्वतंत्र करवाना एक अलग बात है। उसे लगा कि उसकी उम्र अभी इतनी नहीं है कि वो सबकी जिम्मेदारी उठा सके। तो ये कुछ कारण था कि वो सोचने लग गई। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद को छुए। इन पंक्ति का अर्थ क्या हो सकता है? अगले पृष्ठ पर दिए हुए वाक्यों की सहायता से सोचिए और अर्थ लिखिए। कहती है ना कि बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। तो इसका क्या मतलब है? पहला, बहुत दिन हो गए मन में कोई उमंग नहीं आई, या फिर बहुत दिन हो गए मन के भीतर कविता सी कोई बात नहीं उठी जिसमें छंद हो, लय हो, या फिर बहुत दिन हो गए गाने गुनगुनाने का मन नहीं हुआ, या फिर बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ और मन में खुशी आई। तो देखिए, मन के छंद से यहाँ तात्पर्य मन की खुशी से है। अर्थात यहाँ कठपुतलियाँ कहती हैं कि बहुत दिनों से हमें अपने मर्जी से अपनी खुशी के लिए कुछ नहीं किया, इसी कारण से हमारे मन की इच्छाएं खत्म हो गई है और हमारे मन का दुख दूर नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये मतलब था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कई बार जब दो शब्द आपस में जुड़ते हैं तो उनके मूल रूप में परिवर्तन होता है। मूल रूप का मतलब होता है रूट वर्ड्स, या रूट वर्ड को कहते हैं मूल रूप। जो उनका मूल रूप है उससे हटकर कुछ और शब्द वो बन जाता है जब दो शब्द आपस में जुड़ते हैं।
कठपुतली शब्द में भी इस प्रकार का सामान्य परिवर्तन हुआ है। जब काठ और पुतली दो शब्द एक साथ होते हैं तो कठपुतली शब्द बन जाता है और इससे बोलने में सरलता आ जाती है ना। काठ एक अलग शब्द है और पुतली एक अलग शब्द है, जब दोनों मिल गए तो क्या बन गया, कठपुतली, और ये बोलने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, सरल लग रहा है। इसी प्रकार के कुछ शब्द बनाइए। तो देखिए, जैसे काठ से बना कठगुलाब या कठफोड़ा, है ना। कठफोड़वा एक पंक्षी का नाम है, काठगुलाब या कठफोड़ा। वैसे ही हाथ, हथ, सोना, सोन मिट्टी मठ, ठीक है। वैसे ही हाथ से क्या क्या बना सकते हैं, हाथ से बना हथकड़ी, सोना से बना सोन से बना सोन पापड़ी या सोन हलवा, मिट्टी से क्या बन सकता है, मट से बना मटका। तो इस तरीके से कुछ बन गया, मिट्टी और मट से क्या बन गया, मटका। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कविता की भाषा में लय या तालमेल बनाने के लिए प्रचलित शब्दों और वाक्यों में बदलाव होता है। जैसे आगे पीछे अधिक प्रचलित शब्दों की जोड़ी है, लेकिन कविता में पीछे आगे का प्रयोग हुआ है ना। ऐसा राइमिंग करने के लिए इस कविता में कुछ अलग किया गया है। जैसे वैसे हम क्या बोलते हैं, आगे पीछे, लेकिन इस कविता में क्या बोला गया है, पीछे आगे। ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, ऐसा कविता में एक लाइन था। क्यों ऐसा पीछे को पहले रखा, आगे को बाद में रखा। वैसे यूजुअली क्या होता है ज़्यादातर कि आगे पीछे होता है, हम कहते हैं ना आगे पीछे, देख के चलो। या यहाँ पे बोला गया कि ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, तो पहले पीछे का उपयोग किया गया। तो ऐसा राइमिंग बनाने के लिए किया गया है। यहाँ आगे का बोली धागे से ध्वनि का तालमेल है ना। इस प्रकार के शब्दों की जोड़ियाँ में भी आप परिवर्तन कीजिए। जैसे दुबला पतला को आप लिखिए पतला दुबला, इधर उधर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, गोरा काला, लाला पीला आदि। तो इसको कैसे आप बदलोगे, बस कुछ नहीं करना है, बाद वाले को पहले लिख देना है, पहले वाले को बाद में लिख देना है। तो जैसे इधर उधर को क्या बोल देंगे, उधर इधर, ऊपर नीचे को नीचे ऊपर, दाएं बाएं को बाएं दाएं, गोरा काला को काला गोरा, लाल पीला को पीला लाल। ओके, तो इस तरीके से हमें चेंज कर देना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। स्वतंत्र होने की लड़ाई कठपुतलियों ने कैसे लड़ी होगी और स्वतंत्र होने के बाद स्वावलंबी होने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए होंगे। यदि उन्हें फिर से धागे में बांध कर नचाने के प्रयास हुए होंगे तब उन्होंने अपनी रक्षा किस तरह के उपायों से की होगी। तो देखिए, जब यहाँ पे पूछ रहा है कि जब कठपुतलियाँ मान लीजिए आज़ाद हो गई तो स्वतंत्र होने के बाद वो कैसे स्वावलंबी बनी होगी, कैसे अपने दम पे उन्होंने जीना शुरू किया होगा। और अगर उन्हें फिर से कोशिश की गई होगी गुलाम बनाने की तो किस तरीके से वो उन्होंने उसका सामना किया होगा, क्या उपाय अपने लगाया होगा रक्षा के लिए अपनी। तो देखिए, स्वतंत्र होने के लिए कठपुतलियों ने पहले तो पराधीनता के खिलाफ आवाज़ उठाई होंगी, है ना। पहले तो आवाज़ बुलंद किया होगा, फिर अपने धागों को तोड़ दिया होगा। यदि उन्हें फिर से धागे में बांधने का प्रयास किए गए होंगे तो उन्होंने धागों में बंधना स्वीकार नहीं किया होगा तथा पूरी शक्ति से संघर्ष किया होगा। ओके, तो ये काम उन्होंने किया। अगला प्रश्न है, नीचे दो स्वतंत्रता आंदोलनों के वर्ष दिए गए हैं। इन दोनों आंदोलनों के दो स्वतंत्रता सेनानियों का नाम लिखिए। देखिए, एक स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, आंदोलन हुआ था 1857 में, एक हुआ था 1942 में, मतलब दो ऐसा हुआ था। वैसे तो काफ़ी सारे हुए थे, लेकिन यहाँ पे 2 वर्ष दिए गए हैं कि 1857 में आपको पता है सिपाही विद्रोह हुआ था। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि दो स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखिए। तो 1857 में जो आंदोलन हुआ था उसमें रानी लक्ष्मीबाई एक तो हो गई, एक तात्या टोपे हो गए। 1942 में जो हुआ था उसमें चंद्रशेखर आज़ाद एक हो गए और दूसरे भगत सिंह हो गए। तो ठीक है, दो स्वतंत्रता सेनानी का नाम हमने पता कर लिया। तो बस इस पार्ट में, इस चैप्टर में, चौथे चैप्टर में बस इतने ही क्वेश्चन थे। हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया, समरी भी हम जान गए, सब कुछ जान गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तो बने रहिए एनसीईआरटी जोन के साथ। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, रोज़ रोज़ बोलना अच्छा नहीं लगता है। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है, वहाँ पे जाके हमें फॉलो करिए @NCERT जोन के नाम से। फेसबुक पे हमारा पेज है NCERT जोन के नाम से, वहाँ पे जाके हमें लाइक करिए। और अगर आप इस वीडियो की PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा लिंक, वहाँ से जाके आप ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। तो बस मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।